Yes, students. Today we are going here to discuss about animal kingdom. Okay, chapter 4 Animal Kingdom, जिसमें हम सारे एनिमल्स के बारे में, उनकी सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में, सारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप सभी यहाँ जो टर्म्स हैं उन पे फोकस करिएगा। ये टर्म्स आपको पूरे चैप्टर के सारे फाइलम्स में पढ़नी होंगी, ठीक है। और ये टर्म्स आपको पूरी बायोलॉजी, जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तब तक ये आपको काम आएंगी। तो ये आपका बेसिक चल रहा है आज यहाँ से, तो आप उसके ऊपर फोकस करते हुए ही चलेंगे सभी। बी केयरफुल, लिसन केयरफुली, बिल्कुल फ्रेश होके बैठिए, सुनने के लिए ध्यान से सुनिए और अपने आप को एनसीईआरटी रीडिंग हैबिटेट अपनी बना लीजिए कि एनसीईआरटी डेली रीड करनी है, बार बार रिवाइज करना है उसको। एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। बोर्ड एग्जाम्स में भी सारा जितना भी आता है नीट बेस्ड होता है। बोर्ड में कोई भी आप एग्जाम देते हैं वो सभी किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर एनिमल किंगडम। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी एनिमल्स, हम क्या हैं? एनिमल्स हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी कैसे और किस टाइप की बनी हुई है, बाकी सभी एनिमल्स की कैसे बनी हुई है, उस पूरे डिस्कशन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। हमारा स्टार्ट होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, ठीक है। हमारे पास एनॉर्मस वैरायटी है एनिमल्स की। वी हैव लॉट ऑफ एनिमल्स। हमारे पास हर फाइलम के हर तरीके के एनिमल्स की इतनी वैरायटी है हमारे अर्थ पे दैट वी कांट काउंट देम, वी कांट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। तो हमने उनको क्या कर लिया, एक कैटेगरीज में, कुछ कैटेगरीज में पर्टिकुलर डिवाइड कर लिया है ताकि हम पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में पढ़ें तो बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो जाए, ठीक है। ये नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो अगर हमारे करोड़्स में क्या है पॉपुलेशन है तो हम हर पर्सन के बारे में लर्न नहीं रख सकते हैं सारी बातें, लेकिन पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो लर्न करना हमारे लिए, मेमोराइज करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा सूटेबल है। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, किस किस बिहाफ पे हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया है। ओके, तो वी हैव सम कैटेगरीज हियर। फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ सीरम, सेगमेंटेशन एंड नॉटोकॉन। ये सारी कैटेगरीज के बेसिस पे हम यहाँ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको, आप सभी ने क्या है, सबने सेल के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ की यानी पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चर देना और उनका फंक्शन डिसाइड करना वो किसके हाथ में? सेल के, ठीक है। सेल कंबाइन होती है, वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। टिश्यूज कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी बिहाफ पे हमने क्या डिवाइड करा है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि किस इंडिविजुअल के अंदर क्या चीज वर्क कर रही है, यानी सेल वर्क कर रही है या सेल कंबाइन होकर टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस को, या टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन का काम वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना हो रहा है। यानी किस बिहाफ पे हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हम किस में देखते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सेलुलर लेवल। समझ में आ रहा होगा इसके नाम से। यानी यहाँ पर क्या होगा? सेलुलर लेवल में बेटा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? वर्क का डिवीजन होना, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग क्या है, सारे टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो हम सबके पास क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। किसी को एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने होते। ऐसे ही क्या है, अगर बॉडी में इंडिविजुअल
स्पंज यूज करते हैं वो सभी इसमें पॉलीफर्स में आते हैं, ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा। तो ये जो स्पंजेस होते हैं इनके अंदर सेलुलर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स होती हैं वही इनकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकंड आता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल से क्या समझ में आया? सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यू विल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो किसी भी लिविंग एंटिटी के सारे फंक्शन परफॉर्म यहाँ टिश्यू लेवल के टाइम पे क्या परफॉर्म करता है? टिश्यूज करते हैं। तो सीलेंट्रेट्स जितने भी आ जाते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन बनाना, ठीक है। ऑर्गन्स बन गए, सेल्स कंबाइन हुए, टिश्यूज बन गए, टिश्यूज कंबाइन हुए उन्होंने ऑर्गन बना दिए एंड ऑर्गन्स विल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स में और बाकी हायर फाइलास में जो डिवीजन ऑफ लेवल नहीं जो प्रेजेंट होता है बनता है आगे, तो वो किस लेवल तक जाता है? ऑर्गन लेवल तक जाता है। यानी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, इनकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए या इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। And the last one of level of organization is organ system level of organization, यानी organ system level चल रहा है यहाँ पे। organs ने मिलके पूरी बॉडी बना दी है, organ system बना दिया है, उसी organ system से मिलके हमारा क्या बन जाएगा? एक organisms बन जाएगा, organism बन जाएगा, ठीक है। तो organ system level आपका annelids, arthropods और mollusks में, echinodermates में, chordata में, इन सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा किसके बारे में डिस्कशन हुआ अभी तक? ऑर्गन यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन था। अब सेकंड डिस्कशन में आपको समझा देती हूँ हम किसके बारे में करेंगे? सिमेट्री के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सिमेट्री। मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, अगर मैं अपनी सिमेट्री की बात करूं तो मैं अपने आप को इस एक्सिस से कट करती हूं अगर, तो मैं दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाऊंगी, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ मेरा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। हम अपने हैंड की बात करते हैं, हमने अपने हैंड को इस तरीके से कट किया तो यहाँ कोई क्या नहीं मिला हमें? लेवल डिवीजन नहीं मिली, सिमेट्री नहीं मिली, क्योंकि इधर थंब एक्स्ट्रा आ गया, फिंगर्स हमारी अलग है, इधर छोटी है इधर बड़ी है, तो यहाँ कट करने पे कोई सिमेट्री नहीं मिली, ठीक है। इस एस की जो हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो सिमेट्री का जब हम डिवीजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या होता है? एसिमेट्रिकल, यानी जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती उनको आप क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, आप इसमें क्या आ जाता है? आपके पॉलीफर्स जितने भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्या आ जाता है? रेडियल सिमेट्री। क्या आ जाता है? रेडियल सिमेट्री। ध्यान से सुनिए इस रेडियल सिमेट्री को, क्या है इसका मतलब? जैसे हाइड्रा है, क्या लिया हमने? हाइड्रा लिया, ये इसके टेंटेकल्स हैं, ठीक है, ये हमने हाइड्रा ले लिया। अब हाइड्रा को हम इस एक्सिस से भी कर सकते हैं, 3D में इमेजिन करिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। जैसे डस्टर है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, हमने इसको ऐसे कट किया तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, इस तरीके से हमने कट किया तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। डायगोनली कट करने पे भी इस डायगोनल से भी, लेफ्ट राइट दोनों डायगोनल किसी भी एक्सिस से अगर हम, लेकिन ऐसे सीधे ही कट करना है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, वर्टिकल सेक्शन
ध्यान देंगे, इसी के बिहाफ पे हमने किसकी बात करी है, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है हमारी। सेल ऑर्गेनाइजेशन में किसके बारे में बात कर लेते हैं कि सेल्स किस तरीके से अरेंज हैं, लूजली पैक्ड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, किस तरीके से उनके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट है। हमारा आगे क्या आ जाता है, नेचर ऑफ सीरम, जिसमें हमारा क्या रहता है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, जो हमारा लेवल चल रहा है डिस्कशन का। तो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से समझेंगे। यहाँ आपके क्या है, आउटर एक्टोडर्म है, ठीक है, और इनर एंडोडर्म। केवल दो ही लेयर में पूरी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तब आप इसको क्या कहेंगे, बोलेंगे डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, और अगर बात करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक की, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या कहते हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। ये तीनों आपकी जर्म लेयर्स कहलाएंगी। यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म्स आर 3 germ layers of our body. If our body is composed of only 2 germ layers, outer ectoderm and inner endoderm, then we call that living organism as diploplastic. And if an individual consists of outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm, then we call it as triploplastic. ठीक है, तो ये आपका डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में डिफरेंस है। इन जर्म लेयर्स का यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एम्ब्रियो होते हैं, मदर की वॉम में हमारा सेल्यूलर डेवलपमेंट शुरू होता है, हम जाइगोट बनते हैं, फिर हमारी जाइगोट का 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल डिवीजन होता है। तो ये सब हमारा जो कहलाता है। अब उन्हीं बिहाफ पे हम देखेंगे कि ये 3 जर्म लेयर्स से ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे हमारी मेसोडर्म थी, उससे हमारी क्या बनती है, नोटोकॉर्ड बनती है, रीढ़ की हड्डी। यानी अलग अलग जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। तो इन तीनों का, इन जर्म लेयर्स का यही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये था आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ सीरम। इसके बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ सीरम के बारे में। ठीक है, सीरम
हम यहाँ बॉडी में प्रेजेंट सेगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अर्थवॉर्म देखते हैं, जनरली अभी रेनी सीजन चल रहा है, जब भी बारिश आती है, अगर आपके घर के आसपास सॉइल वाला एरिया है तो आप देखेंगे सॉइल्स में वाटर जाने की वजह से उनके सारे जितने भी डिचेस थे, गड्ढे थे, वो भर जाते हैं पानी से, तो सारे अर्थवॉर्म्स बाहर आ जाते हैं। तो जनरली आपको इस मौसम में वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अर्थवॉर्म की बॉडी में आप क्या देखेंगे कि उसकी बॉडी में आपको क्या मिल जाएंगे, इस तरीके से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस मेटामेरिज्म कहलाती है ये सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं आप इसको, मेटामेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंट्स जो लगभग बराबर के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी सेगमेंटेशन को आप मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक। ये आपका था सेगमेंटेशन में मेटामेरिज्म, ठीक। अब आपका लास्ट टॉपिक क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का नोटोकॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का नोटोकॉर्ड। क्या है, नोटोकॉर्ड। यहाँ इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन देती हूँ। पहले क्या आते हैं आपके पॉलीफेरा आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपके सारे इसके बाद क्या आ जाते हैं, सीलेंट्रेट्स। ये आ गए क्या, सीलेंट्रेट्स आ गए, ठीक है। पॉलीफर साइड सीलेंट्रेट्स आ गए, फिर आपके टीनोफोरा आ जाएंगे सारे, प्लैटिहेल्मिन्थ्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थ्स। इसके बाद आपका क्या जाएगा, एस्केल्मिन्थ्स, एनेलिडा, एस्केल्मिन्थ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। यहाँ तक आपका पूरा क्या आ जाता है, कैसे आ जाते हैं उनका मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश करी है। यहाँ आप क्या देखेंगे, नोटोकॉर्ड, क्या है, रीढ़ की हड्डी, सबसे इम्पोर्टेंट। जितने भी जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, चाहे वो लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है कि एम्ब्रियो में थी, एडल्ट में नहीं थी, ठीक है, परसिस्ट करती थी किसी भी स्टेज में लाइफ की, एडल्ट में या एम्ब्रियो में, तो वो सभी किस में आते हैं, कॉर्डेटा में। जिनके पास नहीं होती उन्हें हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा कहते हैं।
एक्सक्रीशन के लिए, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। और जब माउथ और एनस दोनों होते हैं तब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यानी जो पूरा उसका पासेज है, ब्लड फ्लो है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाता, तब आप उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी टंकी